नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में जब जन लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री होता है, दबंग नेता की कमान होती है, तो न्यायपालिका जवाबदेह बनती है। जब प्रधानमंत्री कमजोर होता है तो सरकार आए दिन डांट सुनती है। कह सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रिश्तों की लक्ष्मण रेखा नेतृत्व से तय होती है। जब जिसको मौका मिलता है वह अपना दबदबा दिखाता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की हकीकत है जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ। इससे नियुक्तियों में कार्यपालिका का दबदबा बनेगा। फिर मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में प्रधानमंत्री ने बेबाक बात कही। इससे अदालती जमात में बहस हुई। उन्होंने जजों से आगाह किया कि वे 5 सितारा कार्यकर्ताओं से प्रभावित नहीं हो। अदालती फैसले धारणाओं पर आधारित ना हो। प्रधानमंत्री ने ट्रिब्यूनल की उपयोगिता पर पुनर्विचार के लिए भी कहा। मुकदमों के फैसलों में देरी का जिक्र किया। कहा कि जज हमारे यहाँ भगवान समान माने जाते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद होती है। मतलब परोक्ष सवाल था कि समाज में जब ऐसा बड़ा मान है तो उस अनुसार क्या न्यायिक जमात काम कर रही है। मोटे तौर पर ये सारी बातें न्यायपालिका को बेबाकी के साथ आईना बताना है। तभी उसके बाद बहुत बहस हुई। कईयों ने माना कि यह राज्य सत्ता का नया रूप है। 5 सितारा कार्यकर्ताओं और जनहित याचिकाओं की बात मैसेज है कि न्यायपालिका अपने को सुधारे। पीआईएल के नाम पर जब तब दखल व मनमाने फैसले न दे। अपना मानना है कि न्यायिक आयोग और प्रधानमंत्री का भाषण बदलते समीकरण का प्रमाण है। अब कार्यपालिका का दबदबा बना है, रिश्तों में बदलाव है। क्या नहीं, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। पटना में कार्यकर्ता सम्मेलन करके भाजपा ने अपना ऐलान किया तो दिल्ली में बैठक करके जनता परिवार के नेताओं ने अपनी तैयारी दिखाई। ये तय है कि एक तरफ भाजपा होगी और दूसरी ओर जनता परिवार। बाकी सभी पार्टियों को किसी एक तरफ जाना है। रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ हैं और जीतन राम मांझी को भी देर सबेर उनके साथ जाना है। दूसरी ओर कांग्रेस जनता परिवार के साथ है और लेफ्ट को भी उसके साथ जाना है। तभी ये सवाल उठा है कि दोनों खेमे में टिकट बांटने का क्या फॉर्मूला होगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के सहयोगी पार्टियों की ओर से 100 सीटों की मांग हुई है। सहयोगी चाहते हैं कि 143 सीट भाजपा लड़े और बाकी 100 सीटों पर पासवान, कुशवाहा और मांझी की पार्टी लड़े। अगर भाजपा ज्यादा दबाव डालेगी तो सहयोगी 10 सीटें कम कर सकते हैं, यानी उन्हें कम से कम 90 सीट चाहिए, जबकि भाजपा खुद ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ना चाहती है ताकि ये सबसे बड़ी पार्टी रहे और अकेले बहुमत के करीब पहुंचे। इससे सहयोगियों पर उसकी निर्भरता कम रहेगी। दूसरी ओर जनता परिवार के खेमे में कांग्रेस नेता चाहते हैं कि नीतीश और लालू प्रसाद 100 सीट लें और कांग्रेस के लिए 43 सीट छोड़े। इसके बाद अगर वामपंथी पार्टियां आती है तो उनके लिए तीनों अपने अपने कोटे से सीट छोड़े। लेकिन इस फॉर्मूले में पेंच है। जनता परिवार में कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीट नहीं देने की सोच है। राजद और जदयू के बीच भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर दुविधा में है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इसे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पास नहीं कराने वाली है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में सरकार को बिल पास होने का भरोसा नहीं है। जिस तरह विपक्ष एकजुट हुआ है और भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून के खिलाफ जैसा माहौल बना है, उसमें इसे पास कराना नामुमकिन है। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार इसे राज्यसभा में पेश करके पास कराने की बजाय अध्यादेश के सहारे ही चलाने की सोच में है और बाद में साझा सत्र बुलाकर उसमें बिल पास कराने की योजना है। सरकार की इस योजना का संकेत भाजपा की तैयारियों से भी लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी का महासंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के 10 करोड़ से ज्यादा सदस्यों से कहा है कि वे देश के 125 करोड़ लोगों को भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में समझाएं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार का ये अभियान मई अंत तक चलेगा। उसके बाद बिल पास कराया जाएगा। लेकिन इस योजना को लेकर भी आशंका है। कई नेताओं का मानना है कि बिल जल्दी पास कराकर विपक्ष की मुहिम का जवाब देना चाहिए। मई अंत तक यह मामला खींचा तो उस समय संसद में और संसद के बाहर होने वाली बहस का बिहार में ज्यादा असर होगा, जहां नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए ज्यादातर नेता चाहते हैं कि जो करना है जल्दी कर लेना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के चेहरे पर इन दिनों निराशा साफ दिख रही है। मंत्री बनने और सरकार में तरक्की चाहने वाले नेताओं का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। अमित शाह की टीम में जगह हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम अटकलों के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की टीम में फेरबदल नहीं हुए हैं। 8 अप्रैल को मंत्रिमंडल में फेरबदल तय बताया जा रहा था। मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री बनने की बधाई मिलने लगी थी। इसी तरह राजीव प्रताप रूडी और मनोज सिन्हा को भी कैबिनेट मंत्री बनने की बधाई मिलने लगी थी। अश्विनी चौबे के यहाँ भी शपथ की तैयारी हो रही थी। सैयद शाहनवाज हुसैन को तो सांसद और मंत्री दोनों बनने की बधाई मिलने लगी थी। हालांकि इस चक्कर में यह तय हो गया बता रहे हैं कि शाहनवाज मध्य प्रदेश से खाली होने वाली नजमा हेपतुल्ला की सीट से राज्यसभा में आएंगे। बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। इसी तरह अमित शाह ने भी संगठन में विस्तार नहीं किया। उनके यहाँ पिछले 6 महीने से वैकेंसी है। 4-5 नए महासचिव बनाए जाने हैं और कम से कम 2 उपाध्यक्ष बनने हैं। महासचिवों और उपाध्यक्षों के प्रभार भी बांटे और बदले जाने हैं, लेकिन महीनों से यह मामला टल रहा है। ओम माथुर से लेकर अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे कई बड़े नेता शाह की टीम में महासचिव बनने वाले हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर शीला दीक्षित ने हमला बोला है। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल या निशान है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व करते रहना चाहिए। शीला दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस अपनी वापसी के लिए सोनिया गांधी पर पूरा भरोसा कर सकती है और साथ ही सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी पिछले करीब 2 महीने से छुट्टी पर गए हैं और विपक्ष का आरोप है कि वे जिम्मेदारी से भागे हुए हैं। शीला दीक्षित ने विपक्षी पार्टियों के आरोपों की इस तरह से पुष्टि की है। इससे पहले शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी कहा था कि सोनिया गांधी कांग्रेस के 97% लोगों की नेता हैं और उनको कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे और अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने आज बर्लिन में चांसलर एंजेला मर्केल के साथ हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद मर्केल के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जर्मनी के उद्यमियों के लिए एक मैकेनिज्म बनाएगा ताकि उनको भारत में निवेश करने और काम करने में सुविधा हो। उन्होंने कहा कि जर्मनी स्किल डेवलपमेंट में पूरी दुनिया में नेता माना जाता है और भारत में भी मेक इन इंडिया अभियान स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है, इसलिए दोनों मिलकर इस दिशा में काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण और नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में जर्मनी से सहयोग बढ़ाने को कहा। मोदी ने ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर सफल बातचीत के लिए जर्मनी की चांसलर को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत और जर्मनी दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के हकदार हैं। उन्होंने अपनी सफल और उत्पादक यात्रा के लिए चांसलर मर्केल को धन्यवाद दिया और कहा कि वे इस साल अक्टूबर में होने वाली चांसलर मर्केल की भारत यात्रा का उत्सुकता से इंतजार करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जनता परिवार के विलय पर निशाना साधा है। बिहार में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और अपने पुराने सहयोगी जदयू के नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 0 में 0 जोड़ने पर नतीजा 0 ही बनता है। शाह ने कहा कि भाजपा विरोधी कोई भी गठबंधन कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बहुत जल्दी भाजपा की सरकार बनेगी। अमित शाह ने भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। गौरतलब है कि बिहार में भाजपा 1995 के बाद पहली बार जदयू से अलग होकर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित भाजपा के इस कार्यक्रम पर चुटकी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग भेष बदल कर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब बिहार के कमजोर तबके का समर्थन हासिल करने का स्वांग है, जिसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दावा किया है कि इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पटना के गांधी मैदान में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा बिहार में 2/3 बहुमत हासिल करेगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने दलितों को भाजपा के साथ जोड़ने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान समाज से छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद बहुत गहरी है और ये आसानी से नहीं हिलने वाली है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भारत के राजदूत की ओर से भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि संस्कृत और जर्मन भाषा को लेकर हुए विवाद के संदर्भ में कहा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता संस्कृत की वजह से हिलने वाली नहीं है। हालांकि साथ ही भारत की धर्मनिरपेक्षता पर चुटकी लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी में रेडियो पर संस्कृत का बुलेटिन उस समय चलता था जब भारत
में ऐसा कोई बुलेटिन नहीं था। उन्होंने कहा कि वे जर्मनी की तारीफ करते हैं कि उनके यहाँ संस्कृत का बुलेटिन था, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता की वजह से ऐसा बुलेटिन नहीं था। आम आदमी पार्टी से बागी हुए नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने आज अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के ऊपर जमकर हमला बोला। नई पार्टी बनाने की बजाय आप में ही रहकर उसे बदलने का संकेत देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि हजारों लाखों लोगों ने मेहनत करके आम आदमी पार्टी खड़ी की थी, लेकिन इस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। आज गुड़गांव में योगेंद्र और प्रशांत भूषण खेमे की ओर से आयोजित स्वराज संवाद में देश भर से आया करीब 3000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली से जीते आपके 67 विधायकों में से सिर्फ पंकज पुष्कर ने स्वराज संवाद में हिस्सा लिया। योगेंद्र और भूषण खेमे से सहानुभूति रखने वाले दूसरे बड़े नेता इस कार्यक्रम से दूर रहे। इन दोनों के प्रति समर्थन जताने वाले सांसद धर्मवीर गांधी ने पत्र भेजकर संदेश दिया, वे खुद इसमें शामिल नहीं हुए। अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, क्रिस्टीना सामी और कुलदीप नैयर ने भी पत्र भेजा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। न्यायपालिका ने संवैधानिक भावना और मौलिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर अधिकार क्षेत्र का भारी विस्तार किया है। इसका जरिया जनहित याचिकाएं रही है। ये कथित 5 स्टार एक्टिविस्ट वकीलों की पहल से होती रही है। इसमें अक्सर सरकारें लपेटे में आती है। इसी के चलते अदालतों के आगे सरकारें दबी, बदनाम हुई। यह अच्छी बात है या बुरी बात, इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अधिसूचित कर दिया है। यानी अब जजों की नियुक्ति के लिए 1993 में अपनाया गया कॉलेजियम सिस्टम आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। अब उच्च अदालतों और सर्वोच्च अदालत में जजों की नियुक्ति और उनका तबादला सिर्फ 5 जज आपस में मिलकर तय नहीं करेंगे, बल्कि उसमें कार्यपालिका का भी दखल होगा। अब नियुक्ति और तबादला न्यायिक नियुक्ति आयोग के जरिए होगी। न्यायपालिका में इसका जोरदार विरोध हुआ है। हाल के दिनों में रिटायर हुए सभी मुख्य न्यायाधीशों ने कॉलेजियम प्रणाली का समर्थन किया है। इस पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर कल संविधान बेंच सुनवाई करेगी। उस सुनवाई से पहले सरकार ने कानून को अधिसूचित किया है, तो इससे जाहिर होता है कि सरकार न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका बढ़ाने को लेकर गंभीर है। असल में ये कानून न्यायपालिका और विधायिका के बीच बदलते समीकरण का संकेत है। यह इस बात का भी संकेत है कि पिछले करीब 2.5 दशक में जिस न्यायिक सक्रियता की बड़ी चर्चा होती रही, वो या तो कम होगी या फिर सरकार के साथ टकराव बढ़ेगा। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जजों के सम्मेलन में कई तरह की नसीहत दी। राजनीतिक बिरादरी जिस तरह से वॉचडॉग की नसीहत मीडिया को देती रही है, वैसी ही नसीहत प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका को दी। उन्होंने कहा कि जजों के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाता है, इसलिए न्यायपालिका को एक आंतरिक निगरानी तंत्र की जरूरत है। उन्होंने बताया कि विधायिका के सदस्य लगातार देश के लोगों, मीडिया और न्यायपालिका की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन न्यायपालिका पर किसी की निगरानी नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने जजों को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि उनको धारणाओं के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि धारणा बनाने का काम 5 स्टार एक्टिविस्ट बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात अपने निजी अनुभव से कही थी। वे खुद भी 5 स्टार एक्टिविस्ट की बनाई धारणाओं का शिकार हुए थे। हालांकि बाद में उनको चुनावी राजनीति में इसी धारणा का बहुत फायदा मिला, पर वे चाहते हैं कि अदालतें इस आधार पर फैसला न करें। न्यायिक सक्रियता के मामले पर मनमोहन सिंह भी गाहे बगाहे अदालतों को नसीहत देते रहते थे, लेकिन अदालतों ने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। पर ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की नसीहत को गंभीरता से लिया जाएगा। इसका कारण ये भी कि मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार और 5 कानून मंत्री जो काम नहीं कर सके, वो काम मोदी की सरकार ने 10 महीने में कर दिया। यूपीए की सरकार में भी जजों की जवाबदेही का कानून बनाने की बात होती रही थी और कॉलेजियम सिस्टम बनाने की चर्चा होती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। बहरहाल इस बदलते समीकरण में सिर्फ एक बात का ध्यान रखने की जरूरत होगी, और वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मोदी की सरकार ने जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके न्यायिक नियुक्ति आयोग बनवा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि सरकार एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका की उम्मीद करे और आयोग के जरिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल दे। न्यायपालिका की सक्रियता ने कई सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की बुनियाद रखी है, इसलिए नई व्यवस्था में भी उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करते रहने देना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चर्चा करेंगे। आज अहम सवाल है कि सरकार व अदालत के बीच रिश्तों का क्या पुनर्निर्धारण हो रहा है? क्या कार्यपालिका का अपर हैंड बन रहा है? यदि ऐसा है और मनमोहन सरकार के वक्त ऐसा नहीं था, तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि लीडरशिप अलग अलग स्तंभों के रिश्तों को तय कराती है?
इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ रिटायर्ड चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद हैं। भगवती जी, चीफ जस्टिस की जो अभी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उससे एक प्रधानमंत्री ने जिस बेबाकी से कुछ बातें कही, उसके बाद जिस तरह की बहस हुई, तो उससे क्या ये नहीं लगता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रिश्तों का एक तरह से पुनर्निर्धारण हो रहा है, कुछ फर्क आ रहा है, कुछ रिश्ते बदलते हुए लग रहे हैं? ये हमेशा होता है कि जब भी कार्यपालिका मजबूत हो जाती है तो वो अपने आप को न्यायपालिका पर हावी करना चाहती है, और न्यायपालिका अपने दंभ में ऐसा होने नहीं देना चाहती। लेकिन फिर भी चूंकि सब कुछ कार्यपालिका निर्धारित करती है सरकार में, तो जरूरत तो कार्यपालिका की ज्यादा पड़ती है, और उस जरूरत के ताबे न्यायपालिका वो एक स्पेस देती है कार्यपालिका। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट और या बाकी राज्यों में भी देखते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, अगर कमजोर सरकार है तो आए दिन फटकार मिलती रहती है, PIL और जो 5 स्टार NGO जो है वो सब आए दिन वो उधम मचाते रहते हैं, ये हकीकत नहीं है? ये एक ऐसी व्यवस्था पैदा हो गई हमारे यहाँ, जो कुछ सरकार खुद नहीं करना चाहती वो PIL के मार्फत या तो वो खुद करवा देती है या फिर सरकार के खिलाफ PIL का ज्यादा उपयोग होता है। लेकिन वो सरकार के अधिकारी करवाते हैं अक्सर, तो क्योंकि वो खुद तो फैसला लेना नहीं चाहते, तो वो बात न्यायालय पे छोड़ देते हैं, और न्यायालय ने कह दिया इसलिए हम कर रहे हैं, और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये जो कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई 5 स्टार एक्टिविस्ट के जरिए वो PIL आती है और उसमें फिर सरकार को अड़काने या उसका जो वो होता है वो एक अलग, ये भी एक ऐसी व्यवस्था पैदा हो गई जो कोई बात स्वस्थ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यायाधीश इस तरह के 5 स्टार पिटिशनर्स को पसंद नहीं करते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, वो PIL को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह से ये PIL शुरू हुई थी उसका यही था कि चूंकि न्यायपालिका को वो स्पेस नहीं मिल रही थी, नहीं तो वो स्पेस बनाने के लिए सिस्टम हुआ था, या सचमुच में एक लोकतंत्र को ज्यादा प्रभावी बनाने सरकार, कार्यपालिका और एक पूरे देश की, मतलब बड़े व्यापक हितों के अंदर PIL की अनुमति हुई थी? देखिए, कहा तो ये गया कि व्यापक हितों के लिए ये व्यवस्था लाई गई है, पर देखा ये गया कि ये स्पेस बनाने के लिए ज्यादा था, और व्यापक हित तो ठीक है साथ में होते गए, क्योंकि वो शेड भी देनी जरूरी थी, लेकिन इसके पीछे जो अंतर्निहित थी वो यही थी कि हमको पूछा नहीं जा रहा तो हम इस तरह पूछवा लें। लेकिन कुल मिलाकर ये नहीं लगता है कि जो लीडरशिप होती, भले सुप्रीम कोर्ट में अगर दबंग लीडरशिप है या हाई कोर्ट में है या फिर कार्यपालिका में दबंग है, तो उससे जो रिश्तों की जो लक्ष्मण रेखा है वो अलग अलग बदलती रहती है, उसमें कोई स्थायित्व नहीं है? नहीं, वो कोई स्थायित्व न तो है न हो सकता है, क्योंकि जज नहीं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर भले अमेरिका हो या यहाँ हो, या एक सब व्यवस्थित अपनी अपनी तीनों जो अंगों की जो भूमिका वो सुनिश्चित तो होनी चाहिए। देखिए, सुनिश्चित होनी चाहिए ये लिखा हुआ है पर अमेरिका जैसे प्रजातंत्र में भी थॉमस जेफरसन ने एक बार सुप्रीम कोर्ट से नाराज होकर कहा था कि आई विल पैक द सुप्रीम कोर्ट विद लाइक माइंडेड जजेज, और ऐसी ही बात पंडित नेहरू ने हमारे यहाँ के लिए कही थी। तो जहां पंडित नेहरू ने कब कही थी ये बात? ये जब वो प्रधानमंत्री थे तब। तो जब ये एक लैंड से रिलेटेड फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को नहीं माना था, शंकरी प्रसाद, फिर उसके बाद तो मतलब ये कि ये सिलसिला अपने भी यहाँ भी शुरू से लेकर अभी तक कंटिन्यू अनवरत है, इसमें कोई नया ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अभी इस सरकार में आने के साथ न्यायिक आयोग का गठन होना, नियुक्तियों को लेकर इतना बड़ा फैसला होना, और अभी की इस जो बैठक हुई उसमें एक तरह से जो आईना दिखाया जाना, ये अपने आप में एक इंडिकेशन तो है कि अब कार्यपालिका जरा हावी हो रही है। देखिए, परिवर्तन तो आते रहते हैं, जैसे घर में भी देखिए, कभी पति हावी तो कभी पत्नी हावी, तो वही स्थिति न्यायपालिका और कार्यपालिका की, जिसका दाव पड़ जाए वो चूकता नहीं है। मतलब लेकिन इससे अभी के इस मौजूदा मुकाम से न्यायपालिका में बेचैनी या क्या, किस तरह इसको लिया जा रहा है? देखिए, ये जो
कॉलेजियम सिस्टम था, जी ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट वी से, जी और ये सिस्टम बना दिया उन्होंने। जी। इस सिस्टम में इतनी गड़बड़ें होने लगी कि न्याय जी। क्षेत्र में जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे उनमें बड़ी वो बेचैनी देखी जाने लगी। तो ये उस नाते ये एक तरह से मतलब अपेक्षित बहुत समय से जरूरत महसूस हो रही थी। समय से न्यायपालिका के लोग भी चाहते थे कि ऐसा हो, पर जो लोग अपॉइंटमेंट करने की स्टेज में होते थे वो विरोध करते थे, क्योंकि उनके हाथ से वो सत्ता जो अपॉइंटमेंट करने की थी वो निकली जा रही थी। नहीं, लेकिन फिर भी ये बहस अभी उसके बाद जो बहस हुई, जो लेख और ये हुए, उसमें ये है कि बिल्कुल साफ, क्योंकि डिफाइन है, परिभाषित है, अलग अलग क्षेत्र है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर दखल या ये किसी को आईना बताए या कुछ करे, ये ठीक नहीं है, ये गलत दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? गलत दिशा, देखिए जीवंत प्रजातंत्र में थोड़े थोड़े परिवर्तन जैसी आवश्यकता अनुसार है किए जाने चाहिए और किए जा रहे हैं। और जहां तक कॉलेजियम सिस्टम था वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। नहीं, लेकिन अभी न्यायिक आयोग को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि कार्यपालिका की इससे का रोल बढ़ेगा, दबिश बनेगी, इसको लेकर क्या? और इसी कारण अभी वो जो ये भी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई भी हो सकती, तो उस विवाद को लेकर क्या कहना आप? देखिए, सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट में हर विवाद की होती ही होती है, पर ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी बहुत दिनों से अपेक्षा थी। जिन लोगों ने ये कॉलेजियम सिस्टम बनाया था उन्होंने प्राइवेट तौर पे ये कहा था कि हमसे गलत हो गया। ये बात बाहर नहीं आई है, क्योंकि उनसे ये कहा गया कि देखिए चंद्रचूड़ ने इमरजेंसी के फैसले को अपने तय ये कह दिया था कि ये मुझसे गलत हो गया, तो आप कहेंगे तो आपको भी वैसे ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके मन में भी अशांति थी। उन्होंने कर तो दिया, करने के बाद उनके भी मन में कोई बहुत अच्छी फीलिंग्स। कुल मिलाकर आज के मुकाम पर यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका में सहज रिश्ते हैं, जो रिश्ते परिवर्तित है, या कहीं कुछ असहजता है? देखिए, सहज तो कभी दो अधिकार क्षेत्रों में सहजता होती नहीं है, कहीं ना कहीं टकराव आता है, क्योंकि कभी कोई अपनी सीमा लांघता है, कभी कोई अपनी सीमा लांघता है। तो ये तो एक अनवरत चलने वाली बात है। जी भगवती जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।